हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, जब भी आपको एग्जाम में सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ध्यान से देखना है कि सीरीज में हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर देखिए, सीरीज में हमें दिया गया है 978, 978 के बाद में दिया गया है 967, 967 के बाद में दिया गया है 956, 956 के बाद में दिया गया है 945 और 945 के बाद में हमें दिया गया है 934 और 934 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए, सबसे पहले इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया गया है 978। अब 978 से यहाँ पर 967 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 978 में से -11 कर दें तो यहाँ पर बच जाएगा 967। अब इसी प्रकार से यहाँ पर आगे देखिए, 967 से यहाँ पर 956 कैसे आएगा, तो यहाँ पर भी यदि हम क्या करें, 967 में से -11 कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा 956। अब इसी प्रकार से आगे देखिए, 956 से 945 कैसे आएगा, तो यहाँ पर भी यदि हम क्या करें, 956 में से -11 कर दें तो यहां पर आ जाएगा 945। अब आगे देखिए, 945 से यहां पर 934 कैसे आएगा, तो यहां पर हम क्या करें, यदि 945 में से भी -11 कर दें तो यहां पर आ जाएगा 934। अब आगे हमसे पूछा गया है कि 934 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए, सबसे पहले नीचे जो संख्या है इस संख्या को ध्यान से देखिए कि यहां पर क्या हो रहा है। तो यहां पर देखिए, सभी के अंदर क्या हुआ है, -11 हुआ है, तो यहां पर आगे भी हम क्या कर देंगे, -11 कर देंगे। अब यहां पर देखिए, यदि हम क्या करें, 934 में से -11 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो 934 में से -11 करेंगे तो यहां पर बच जाएगा 923, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 923। अब हमें देखना है कि 923 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर, 923 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, जब भी आपको नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि 92 से यहाँ पर 123 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 92 से 123 बना है, सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 94 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो मेरे भाई, ऐसे प्रश्न को सोल्व करने से पहले आपको क्या करना है, यहां पर ध्यान से देखना है कि यहां पर 92 से 123 कैसे बना है। तो यहां पर लॉजिक क्या लगाया गया है, सबसे पहले यहां पर 92 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहां पर देखिए, 92 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, तो 9 और 2 हो जाएगा 11। फिर क्या किया गया है, यहां पर किया गया है इस 11 का स्क्वायर।
11 का स्क्वायर होता है 121 और इस 121 के अंदर +2 करके यहाँ पर लिखा गया है 123 और ध्यान से देखिए यहाँ पर 123 आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ पर 94 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 94 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 94 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, तो 9 और 4 हो जाएगा 13। और सेम इसी 11 की तरह इस 13 का भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169 और इस 169 के अंदर हम क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। तो 169 और 2 हो जाएगा 171, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 171। अब हमें देखना है कि 171 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 171 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर भी ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले ऐसे प्रश्न के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि 1372 और 14 के बीच में आपस में क्या रिलेशन है। यानी कि जो रिलेशन 1372 और 14 के बीच में है वही रिलेशन होगा 2048 और इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के बीच में। तो यहां पर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे, तो वो देखिए। सबसे पहले हम क्या करना है, यहां पर हमें देखना है कि यहां पर 14 और 1372 के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहां पर रिलेशन है क्या, यहां पर क्या किया गया है, यहां पर 14 से यहां पर लिखा गया है 1372। कैसे लिखा गया है, तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले यहां पर किया गया है 14 का क्यूब। 14 का क्यूब कितना होता है, तो 14 का क्यूब होता है 2744 और 2744 से 1372 बनाया गया है। कैसे, तो यहां पर क्या किया गया है, इस 2744 के अंदर 2 का भाग दिया गया है। जब 2744 के अंदर 2 का भाग देंगे तो यहां पर आ जाएगा 1372 और ध्यान से देखिए 1372 हमारे सामने दिया गया है। अब हमें पता चल गया कि यहां पर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, तो मेरे भाई यहां पर देखिए 14 से 1372 आया कैसे, तो पहले किया 14 का क्यूब। 14 का क्यूब होता है 2744 और 2744 के अंदर 2 का भाग देकर यहां पर लिखा गया है 1372। अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम कौन सी संख्या रखें कि उस संख्या का हम पहले तो क्यूब कर दें और जो संख्या है उसके अंदर 2 का भाग दें तो यहां पर 2048 आ जाए। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऑप्शंस का सहारा लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन ए की संख्या को लेंगे। ऑप्शन ए की पहली संख्या है क्या, यानी कि ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, 16 दिया गया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले करेंगे 16 का क्यूब। 16 का क्यूब आपको पता होना चाहिए, 16 का क्यूब कितना होता है, तो 16 का क्यूब होता है 4096। अब हम क्या करेंगे, इस 4096 के अंदर 2 का भाग दे देंगे। 4096 के अंदर 2 का भाग देंगे तो यहां पर आ जाएगा 2048 और ध्यान से देखिए 2048 ही हमें यहां पर दिया गया है। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या रखी जाएगी 16 और ये 16 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इसी के साथ में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए जीके, जीएस और साइंस के 3500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 35 रुपये। यानी कि 35 रुपये के अंदर आपको 3500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इन 3500 प्लस क्वेश्चनों को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने,
निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इन चारों विकल्पों में से हमें क्या करना है, विषम विकल्प की पहचान करनी है। तो ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में सोल्व करेंगे कैसे, तो वो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इन चारों विकल्पों को ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि इन चारों विकल्पों में से समान विकल्प कौन से हैं और वो किसी भी आधार पर आपस में समान हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर इन चारों में से समान कौन कौन से हैं। तो पहला तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी को ध्यान से देखिए। ऑप्शन बी में दिया गया है न्यायपालिका, उसके बाद में ऑप्शन सी में हमें दिया गया है विधायिका और ऑप्शन डी में हमें दिया गया है कार्यपालिका। तो ये तीनों के तीनों क्या है, समान हैं। अब समान कैसे हैं, तो वो देखिए न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका ये तीनों के तीनों क्या हैं, तो ये तीनों के तीनों हैं सरकार के अंग। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सरकार के अंग। ठीक है मेरे भाई। इसी प्रकार से ऑप्शन ए को देखिए। ऑप्शन ए में हमें दिया गया है सेना। तो सेना मेरे भाई सरकार का अंग नहीं है। सरकार के केवल 3 अंग हैं, जिनमें है कौन कौन सा, पहला है न्यायपालिका, उसके बाद में है कार्यपालिका और उसके बाद में है विधायिका। तो ये तीनों के तीनों तो क्या हो जाएंगे, सरकार के अंग हैं। और जो ऑप्शन ए में दिया गया है सेना, तो सेना सरकार का अंग नहीं है। इसलिए इन चारों विकल्पों में से ऑप्शन ए हो जाएगा विषम विकल्प और आपके इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने। एक निश्चित कूट भाषा में SLAP को 3160 और PAST को 6071 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में L का कूट क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले तो ये 5वां प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है और ये प्रश्न RRB NTPC एग्जाम 2021 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और ऐसे प्रश्न के अंदर 90% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं एग्जाम के अंदर, यानी कि 90% स्टूडेंट से ये वाला प्रश्न सोल्व नहीं होता है। तो आप ऐसे प्रश्न को एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले मेरे भाई यहां पर देखिए, यहां पर आपको बोला गया है कि SLAP इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है 3160। ठीक है मेरे भाई, इसी प्रकार से लिख दीजिए। अब आगे आपसे क्या पूछा गया है, यानी कि आगे भी आपको क्या दिया गया है, आगे आपको दिया गया है कि PAST इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 6071। ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे यहां पर पूछा गया है कि L का कोड क्या होगा। ठीक है, अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहां पर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं तो उन अल्फाबेट लेटर के अंदर आपको क्या करना है, कॉमन लेटर देखना है। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर आपको दिया गया है SLAP। ठीक है, यहां पर आपको दिया गया है PAST। अब इनके अंदर कॉमन लेटर कौन सा है, तो यहां पर देखिए यहां पर S कॉमन है और यहां पर भी S कॉमन है, तो यहां पर इनको काट दीजिए। उसके बाद में देखिए यहां पर A कॉमन है, यहां पर भी A कॉमन है, इन दोनों को भी काट दीजिए। उसके बाद में देखिए यहां पर P कॉमन है और यहां पर भी P कॉमन है, तो इन दोनों को भी काट दीजिए। अब इसी प्रकार से क्या करना है, नीचे संख्या भी दी गई है, तो संख्या में जो जो कॉमन है उनको काट दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 है तो इसको काट दीजिए, यहाँ पर 0 है इसको भी काट दीजिए, यहाँ पर 6 है इसको भी काट देंगे, यहाँ पर 6 है इसको भी काट देंगे। फिर क्या है, यहाँ पर 1 है तो इसको भी काट देंगे, यहाँ पर 1 है इसको भी काट देंगे। अब क्या बच गया, तो मेरे भाई यहाँ पर तो बच गया L और नीचे संख्या बच गई 3, तो L का कोड तो क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पर बच गया T और नीचे संख्या बच गई 7, तो T का कोड होगा 7। अब हमसे क्या पूछा गया है, L का कोड। L का कोड यहाँ पर कितना बचा है, 3 बचा है, तो यहां पर L का कोड हो जाएगा 3। अब हमें देखना है कि 3 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 3 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर ऐसा प्रश्न दिया जाए तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि छठा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम में मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो क्या करना है, या तो हम ऐसे प्रश्न को सोल्व करेंगे कॉलम में या फिर हम ऐसे प्रश्न को सोल्व करेंगे रो में। अब 90% स्टूडेंट बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम ऐसे प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो मेरे भाई जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिखाई दे ऐसे प्रश्न को हम ज्यादातर बड़ी संख्या की ओर ही सोल्व करते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिए हमें किस में, रो के अंदर यहां पर क्या दिख रही है, बड़ी संख्या दिख रही है। तो इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे रो के अंदर। ठीक है मेरे भाई। अब यहां पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पहली रो के अंदर हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 48 कैसे आया है। उसके बाद में हमें यहाँ पर देखना है कि सेकंड रो के अंदर यहाँ पर 24 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से पहली रो में 48 और दूसरी रो में 24 आया है, सेम इसी प्रकार से हमें ज्ञात करना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सोल्व करेंगे कैसे, तो वो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि यहाँ पर पहली रो के अंदर यहाँ पर 48 कैसे आया है। तो यहाँ पर देखिए यहां पर हमें दो संख्या दी गई है 16 और 12। तो इस 16 और इस 12 का हम आपस में क्या करें कि यहां पर 48 आ जाए। तो क्या हम 16 और 12 को आपस में जोड़ देंगे तो क्या यहां पर 48 आएगा। तो यहां पर देखिए 16 प्लस 12, तो 16 और 12 कितना हो जाएगा, तो 16 और 12 हो जाएगा 28, लेकिन यहां पर कितना है 48 है, यानी कि जोड़ने से यहां पर 48 नहीं आएगा। तो दूसरा तरीका क्या लगाएंगे, तो वो देखिए मेरे भाई यहां पर देखिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए यहां पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है। यहां पर देखिए पहली संख्या है क्या, यानी कि पहली पंक्ति में पहली संख्या है 16। तो 16 क्या है, तो 16 है 4 का स्क्वायर। ठीक है। तो यहां पर क्या किया गया है, इस 4 का गुना किया गया है इस दूसरी संख्या के साथ में। दूसरी संख्या है 12। तो देखिए यहां पर यानी कि 4 का गुना यदि हम क्या कर दें 12 के साथ में कर दें तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 12 चौक 48। और ध्यान से देखिए 48 यहां पर दिया गया है। अब सेम इसी प्रकार से हम यहां पर देखेंगे कि यहां पर 24 इसी प्रकार से आया है क्या। तो करेंगे क्या, सबसे पहले मेरे भाई यहां पर देखिए पता करना है कि यहां पर 24 इसी प्रकार से आया है क्या। तो यहां पर देखिए दूसरी पंक्ति में भी यहां पर दो संख्या है, पहली संख्या है 9 और दूसरी संख्या है 8। तो पहले तो हमें क्या करना है, यहां पर दूसरी पंक्ति में पहली संख्या 9 दी गई है, इसको देखना है कि ये किसका स्क्वायर है। तो 9 किसका स्क्वायर है, तो 9 है 3 का स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस 3 का गुणा कर देंगे दूसरी संख्या के साथ में, यानी कि दूसरी पंक्ति में दूसरी संख्या है 8 है, तो इस 3 का गुणा कर देंगे हम 8 के साथ में। तो 8 तिया कितना हो जाएगा, तो 8 तिये हो जाएगा 24। और ध्यान से देखिए 24 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो अब आप आसानी से यहां पर बता सकते हैं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हां सर बिल्कुल बता सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर देखिए इस तीसरी पंक्ति में भी दो संख्या दी गई है, पहली संख्या है 4 और दूसरी संख्या है 24। तो यहां पर हम क्या करेंगे, तीसरी पंक्ति में जो ये पहली संख्या 4 है यहां पर देखेंगे कि 4 किसका स्क्वायर है। तो 4 किसका स्क्वायर है, तो 4 है 2 का स्क्वायर। तो मेरे भाई यहां पर हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे किसके साथ में, जो तीसरी पंक्ति में दूसरी संख्या है 24 इसके साथ में। तो 2 का गुणा करेंगे किसके साथ में, 24 के साथ में। तो 24 दुआ कितना हो जाएगा, तो 24 दुआ हो जाएगा 48, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 48। अब हमें देखना है कि 48 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 48 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो छठे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि छठा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पेंसिल का संबंध है लीड के साथ में, तो पेन का संबंध किस शब्द के साथ में होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है कि पेंसिल का संबंध लीड के साथ में कैसे है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि पेन का संबंध किसके साथ में होगा। तो मेरे भाई पेंसिल का संबंध लीड के साथ में कैसे है, तो जो
पेंसिल होती है उसके अंदर होती है क्या, लीड। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर बताना है कि पेन के अंदर क्या होता है। तो मेरे भाई पेन के अंदर क्या होता है, तो पेन के अंदर होता है स्याही, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर शब्द आएगा स्याही। अब हमें देखना है कि स्याही किसी ऑप्शन में है, तो आंसर स्याही हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो 7वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 7वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ऐसे कितने पत्थर हैं जो न तो कुत्ते हैं और न ही बिल्ली हैं, ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्न को आप आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ऐसे कितने पत्थर हैं जो न तो कुत्ते हैं और न ही बिल्ली हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो इस प्रश्न के अंदर जो डायग्राम दिया गया है इसको ध्यान से देखिए, और देखिए यहाँ पर जो ये वृत्ताकार आकृति दिख रही है ये दर्शा रही है किसको, कुत्ते को। ठीक है, समझिए यहाँ पर। फिर देखिए जो ये त्रिभुज जैसी आकृति आपको दिख रही है ये दर्शा रही है किसको, बिल्ली को। और जो ये चौकोर आकृति आपको दिख रही है, ठीक है, ये दर्शा रही है किसको, पत्थर को। अब आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि ऐसे कितने पत्थर हैं जो न तो कुत्ते हैं और न ही बिल्ली हैं। तो जिनको हटाने को बोला गया है उन सभी को हटा देना है। यहाँ पर बोला गया है कि ऐसे कितने पत्थर हैं जो न तो कुत्ते हैं, कुत्ते वाले पार्ट को आपको हटाना है। फिर बोला गया है कि और न ही बिल्ली है, यानी कि बिल्ली वाले पार्ट को भी आपको हटा देना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई ध्यान से देखिए, जो ये वृत्ताकार आकृति दी गई है ये किसको दर्शा रही है, कुत्ते को दर्शा रही है। तो इसको यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट हट गया। उसके बाद में नहीं बिल्ली है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बिल्ली वाले पार्ट को भी हटा देना है। अब बच गया क्या, संख्या बच गया 6, यानी कि ऐसे कितने पत्थर हैं जो न तो कुत्ते हैं और न ही बिल्ली हैं। तो ऐसे पत्थर हैं 6 जो न तो कुत्ते हैं और न ही बिल्ली हैं। अब हमें देखना है कि 6 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 6 में दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो 8वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये 8वां प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो इसी प्रकार से ऐसे प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि एक शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो निर्मित घन में संख्या 1 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। यानी कि 9वां प्रश्न आप सभी के सामने खुले डाइस से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि संख्या 1 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो करना क्या है, जैसे हमें संख्या ज्ञात करनी है विपरीत है, तो यहाँ पर देखिए विपरीत संख्या ज्ञात करेंगे कैसे। तो यहाँ पर हमारे सामने जो खुला डाइस दिया गया है इसमें एक संख्या से अगली संख्या पर चलना है। कैसे, तो एक संख्या को छोड़कर अगली संख्या पर चलेंगे और वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 4 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो क्या है, 6 है। तो यहाँ पर देखिए 4 के विपरीत तो हो जाएगा 6 और 6 के विपरीत हो जाएगा 4। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए जैसे 2 है तो एक संख्या छोड़कर चलेंगे तो 6 को छोड़ देंगे, आगे चलेंगे तो क्या है, 1 है। तो यहाँ पर देखिए 2 के विपरीत हो जाएगा 1 और 1 के विपरीत हो जाएगा 2। ठीक है, अब संख्या कौन कौन सी बच गई, तो संख्या बच गई 5 और 3। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 5 के विपरीत तो हो जाएगा 3 और 3 के विपरीत हो जाएगा 5। इस तरह से विपरीत फलक वाली संख्या ज्ञात की जाती है। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि संख्या 1 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए 1 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत है 2। अब हमें देखना है कि 2 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 2 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो 9वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 9वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको खुले डाइस से संबंधित प्रश्न एग्जाम में दिए जाएं तो इसी प्रकार से आपको खुले डाइस वाले प्रश्न को सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी कि 10वां प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि खेल, क्रिकेट और तिलचट्टे का सही वेन डायग्राम कैसा बनेगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, जब भी आपको वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्या, यानी कि जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है तो उन शब्दों को आपको ध्यान से देखना है और यह पता लगाना है कि उन शब्दों के बीच में आपस में कोई रिलेशन है क्या। जैसे यहां पर देखिए, हमें वेन डायग्राम बनाना है किससे, पहला शब्द है खेल, उसके बाद में है क्रिकेट और उसके बाद में है तिलचट्टा। तो इन तीनों शब्दों के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले रिलेशन देखना है कि इन तीनों शब्दों के अंदर आपस में कोई रिलेशन है क्या। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे खेल और क्रिकेट के अंदर। तो क्या खेल और क्रिकेट के बीच में कोई रिलेशन है, तो हाँ सर, खेल और क्रिकेट के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, तो जो क्रिकेट है ये क्या है, खेल है। ठीक है मेरे भाई, इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे है क्रिकेट और फिर क्या है तिलचट्टा। तो क्या क्रिकेट और तिलचट्टे के बीच में कोई रिलेशन है, तो नहीं सर, क्रिकेट और तिलचट्टे के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। यानी कि क्रिकेट एक खेल है और तिलचट्टा एक जीव है। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, खेल और तिलचट्टा इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। क्या खेल और तिलचट्टा के बीच में कोई रिलेशन है, तो नहीं सर, तिलचट्टा और खेल के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है। अब वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो वो देखिए, सबसे पहले इन सभी को यहां से थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। अब यहां पर देखिए वेन डायग्राम बनाएंगे कैसे, तो अभी आपने बोला कि जो क्रिकेट है ये क्या है, एक खेल है। तो पहला आरेख तो हम बनाएंगे किसके लिए, खेल के लिए। अब दूसरा आरेख बनाएंगे किसके लिए, क्रिकेट के लिए। और क्रिकेट क्या है, तो खेल है, तो खेल है, यानी कि क्रिकेट खेल है तो किसके अंदर आएगा, खेल के अंदर आएगा। तो दूसरा आरेख हम बना देंगे खेल के अंदर किसका, क्रिकेट का। अब इसी प्रकार से अभी आपने बताया कि जो तिलचट्टा है ये क्या है, जीव है और इसका रिलेशन ना ही तो क्रिकेट के साथ में है और ना ही खेल के साथ में है। तो इन दोनों से अलग हो जाएगा तिलचट्टा, यानी कि आपका 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार का। अब आपको देखना है कि ऐसा वेन आरेख आपको किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर, ऐसा वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो 10वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये 10वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो इसी प्रकार से सोल्व करना है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में।